ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड में बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑन फ्रॉम दिस चैप्टर। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ एस.सी. वर्मा में मैग्नेटिज्म और मैटर करके चैप्टर है, आप प्लीज़ उसको रीड करो और फिर इस वीडियो को देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने 4 फॉर्मूलेज लिख रखे हैं और शायद आप इस फॉर्मूले से फैमिलियर भी होगे। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप एट एन एक्सियल पॉइंट, आपको पता होगा कि एक अगर मैं लूप लूँ तो डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन डी क्यूब होती है। वैसे अगर आपको मैंने ये फॉर्मूला लिख रखा है तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट एन एक्सियल पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन डी क्यूब होती है। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो इस फॉर्मूले में आपने लॉरेंट्ज फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म में टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप बताया गया है आपको। तो अगर आप किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर ये टॉर्क लगेगा, जिसमें जो ये म्यू की वैल्यू है दिस इज़ एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और अगर आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क P क्रॉस E लगता है। सभी को पता होगा, जनरली बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज़ P इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए, जब आप इस फॉर्मूले को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सेम टाइप का, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि फॉर्मूला सेम आ रहा है, पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों फॉर्मूले का जो नेचर है वो लगभग सेम है। अगर आप इसको इन दोनों में देखो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट यहाँ पे म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और P जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इस कोरिलेशन से, जो ये मैं फॉर्मूले का कोरिलेशन करा रहा हूँ, इस फॉर्मूले का इससे कोरिलेशन करा रहा हूँ, इस फॉर्मूले का इससे कोरिलेशन करा रहा हूँ, इससे एक पर्टिकुलर चीज़ समझ में आ रही है कि एक्चुअल में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप यू कैन यूज़ दैट कॉन्सेप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। आप उस कॉन्सेप्ट को बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर और मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर दोनों ही पढ़ लिया है तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर्स को थोड़ा आसान है कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। उसकी एक वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज होते हैं, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज ले लें या नेगेटिव चार्ज ले लें, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसमें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए मैग्नेट के लिए अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पढ़नी है या कोई भी इफेक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जितने भी डेरिवेशंस हैं वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोस्टैट से थोड़े टफ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हाइपोथेटिकल का मतलब दैट डज नॉट एग्जिस्ट, but actually you have made some correlation between electric field and magnetic field and you want to use that concept of electric field in the magnetic field। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, उसी कॉन्सेप्ट को आपको क्या यूज़ करना है, मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ करना है टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्टडी सम ईजी। तो जैसे यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है वो लगभग सेम है और यहाँ पे म्यू और P क्रॉस ही है। तो इस पर्टिकुलर कोरिलेशन से हम कुछ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या नाम है डेवलप कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ डेवलप कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस वाले चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट आप दूसरे चैप्टर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो भी मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी चैप्टर पढ़ें, आप उसमें ये वाले कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल्स मत करने लग जाइएगा, बिकॉज दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अब देखिए, जैसे मैं जो बता रहा था कि जैसे आपको दिख रहा है कि अब जो इसमें फर्स्ट जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो पहला कॉन्सेप्ट जो हाइपोथेटिकली इन कोरिलेशन से पता चला है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के टाइप से, मतलब जो इक्वेशंस आ रही हैं वो लगभग सेम आ रही हैं। तो जैसे पहला जो हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो ये है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी हम 2
मैग्नेटिक चार्ज एज्यूम करते हैं। एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज होता है। तो फर्स्ट जो है कि वी एज्यूम दैट देयर इज टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। एक प्लस मैग्नेटिक चार्ज है और दूसरा क्या है, माइनस मैग्नेटिक चार्ज। तो ये फर्स्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया है वो ये है कि जैसे अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो जैसे अगर आप किसी चार्ज को, मैं यहाँ समझाता जाऊँगा, किसी भी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो आपको पता है इस पर फोर्स क्या लगता है, Q इंटू ई। वैसे ही अगर आप किसी मैग्नेटिक चार्ज को प्लस एम हो या माइनस एम हो, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, एम इंटू बी। सेम लाइक दिस। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज के वजह से या किसी भी एक चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² होती है। वैसे ही एक पॉजिटिव या कोई भी मैग्नेटिक चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज μ0/4π क्या होता है, r²। कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मूला इज सेम, जस्ट 1/4πε0 इज रिप्लेस्ड बाय क्या है, μ0/4π। फोर्थ कोरिलेशन है कि जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कब एग्जिस्ट करता है, जब एक -q चार्ज और एक +q चार्ज हो और उनके बीच में डिस्टेंस 2d है। तो आपको पता है डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, q इंटू 2d, और डायरेक्शन -q से +q होती है। वैसे ही एक मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो -m और +m है। एक -m मैग्नेटिक चार्ज और एक +m मैग्नेटिक चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d। तो इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा दैट इज m इंटू क्या होगा, 2d होगा। फिफ्थ कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो हमने हाइपोथेटिकली डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सारे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हैं और एक रियल कॉन्सेप्ट से उस चीज़ को रिलेट करना आना चाहिए। मतलब आपने कुछ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए एज्यूम कर लिए हैं तो कुछ ना कोई एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को किससे रिलेट कर सके, रियल कॉन्सेप्ट से। तो देखिए अगर आपको ध्यान हो तो आपको ये पता है कि एक कोई भी लूप हो, कोई भी सर्कुलर हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, आपको पता है कि अगर इसका एरिया A है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो NIA होता है। और ये रियल कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है पहले, और ये जो है ये तुम्हारा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने बनाया है। तो एक्चुअल में जो रियल कॉन्सेप्ट है और जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको एक्चुअल में रिलेट कैसे करते हैं, इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके। मतलब NIA इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू क्या होगा, 2d, और इस m को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो आप अगर यहाँ से डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे, n तो यूनिटलेस है, करंट की तो यूनिट एम्पियर होती है, m²/मीटर, मतलब इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। मतलब अगर आपको इस कॉन्सेप्ट पे, वैसे तो बहुत कम चांस है कि इससे न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन अगर बाय चांस कोई कॉन्सेप्ट पे आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली ये जो रियल कॉन्सेप्ट है और जो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को रिलेट करके ही हम m की वैल्यू निकालते हैं। और m की वैल्यू अगर निकल गई तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स निकल जाएंगे। तो इसीलिए अगर जो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म पे बना हुआ है वो केवल और केवल फोकस किस पे है, पोल स्ट्रेंथ पे है, और पोल स्ट्रेंथ हमेशा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके आएगी। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये है कि जैसे हमें ये पता है कि आपका जो डाइपोल है उसमें मैंने एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज लिया और एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज लिया है, लेकिन हमें पता है कि
अगर हम देखें तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो उसको कैसे रिलेट करना है, जैसे अगर आपको ध्यान हो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर आप ये देखो कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ में एंटर करती है। अगर आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक नेगेटिव चार्ज, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में एंटर करेगी। तो जैसा आपको दिख रहा है कि नॉर्थ पोल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है और साउथ पोल एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब जो नॉर्थ पोल होगा इट विल बी एज अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होगा। और जो साउथ पोल होगा वो आपका नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज होगा। दूसरी चीज़ है, हो सकता है कि कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा हो कि कैसे मैंने रियल कॉन्सेप्ट को हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेट किया है। तो जैसे आपको ध्यान हो कि एक लूप जो है, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर आप कर्ल करें तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, इस टाइप से। तो आपको ध्यान होगा कि आप ये मान सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा मैग्नेट है, इधर नॉर्थ और इधर क्या है, साउथ है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि आप एक करंट कैरिंग लूप को एक छोटा सा मैग्नेट मान सकते हैं ना, और मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही होते हैं। तो इसी तरीके से आप इस छोटे से मैग्नेट को मान सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है या नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है d, और ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। और आपको पता है कि एक करंट कैरिंग लूप का भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। इसलिए आप एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को रियल कॉन्सेप्ट से क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हर एक करंट लूप को आप एक छोटा सा मैग्नेट मान सकते हैं, और इसमें नॉर्थ और साउथ पोल किस डायरेक्शन को फेस करेंगे वो करंट की डायरेक्शन बताएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपको ये पता होना चाहिए, ये आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि एक पर्टिकुलर लूप जो है, करंट कैरिंग लूप है, कैन बी कंसिडर एज अ स्मॉल मैग्नेट। देखिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैग्नेटिज्म और मैटर में बेसिकली स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बता दिया। एस.सी. वर्मा में ये चीज़ दे रखी है फर्स्ट पेज पे। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक्चुअल में अगर आप सिलेबस देखें तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट क्या होता है, फिर नेक्स्ट एक ये है कि बार मैग्नेट की वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो उसमें हम सब में ना यही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि जैसे अगर मैंने एक सोलोनाइड लिया है, मान लीजिए मैंने एक सोलोनाइड लिया है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए क्या है कि हमने दो टाइप्स के सोलोनाइड पढ़े हैं, एक तो अभी पढ़ने जा रहे हैं और दूसरा हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग सोलोनाइड। तो लॉन्ग सोलोनाइड के लिए पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होती है, और दूसरा उसके बाहर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, अंदर उसके मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। पर एक्चुअल में आपको पता है कि ऐसा एक प्रैक्टिकल सोलोनाइड के साथ नहीं होता है। आप सोलोनाइड अगर एक शॉर्ट सोलोनाइड ले रहे हैं, मतलब जो डायमीटर है वो भी एक एप्रिसिबल वैल्यू है और लेंथ भी एक एप्रिसिबल वैल्यू है, तो आपको पता है कि आप उस टाइम पे यू कैन नॉट एज्यूम दैट सोलोनाइड टू बी अ लॉन्ग सोलोनाइड। तो देखिए, इस वाले कॉन्सेप्ट में हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सोलोनाइड है और सपोज़ इसकी जो लेंथ है वो L है, और सपोज़ इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। हो सकता है कि किसी किसी में उसकी रेडियस R दे रखी हो, पर कभी कभार आपको एरिया भी दिया होगा। और सपोज़ इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है N है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इन सबको एक छोटा छोटा लूप्स मानते हैं और मान लीजिए सभी लूप में इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है, कैसे भी हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप इस छोटे से लूप को क्या मान सकते हैं, एक छोटा सा मैग्नेट मान सकते हैं, यहाँ नॉर्थ होगा और यहाँ क्या होगा, साउथ। वैसे इसको भी आप मैग्नेट मान सकते हैं, यहाँ नॉर्थ होगा यहाँ साउथ। वैसे इसको भी आप मैग्नेट मान सकते हैं, नॉर्थ होगा साउथ, फिर इधर नॉर्थ ये साउथ। ऐसे करते करते लास्ट में इस लूप को भी
आप मान सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ और क्या है, साउथ है। अगर आप इसको पूरा अच्छे से देखें, मैं यहाँ दोबारा पूरा ही बना दे रहा हूँ, तो जैसे आपको दिख रहा है कि ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, वैसे ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को कैंसिल आउट, ये साउथ और नॉर्थ ऐसे ये कैंसिल आउट होते रहेंगे। इसका मतलब लास्ट में जाके आपको केवल एक नॉर्थ बचेगा और केवल एक क्या बचेगा, साउथ। मतलब इस सोलोनाइड को आप एक बार मैग्नेट मान सकते हैं, जिसमें एक एंड पे तो नॉर्थ होगा और एक एंड पे क्या होगा, साउथ। लेंथ विल बी कैपिटल एल। और तो आप एक सोलोनाइड को क्या कंसीडर कर सकते हैं, बार मैग्नेट। दूसरी चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा हुआ, आप इस बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि पोल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। जैसे आपको पता है कि हर एक लूप, अगर इसका मैं मैग्नेटिक, इसका अगर मान लो इसको मैं -m मान रहा हूँ, ये सॉरी +m है, और इसको मैं -m मान रहा हूँ, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, m इंटू क्या होगा, l। और वैसे ही मैं इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाल सकता हूँ। तो इसका अगर मैग्नेटिक डाइपोल, हर एक लूप का क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, I इंटू ए, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, NIA। तो NIA इज रिलेटेड टू m इंटू एल। यहाँ से आप m की वैल्यू निकालेंगे और यू कैन कंसिडर दिस सोलोनाइड एज अ बार मैग्नेट। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो भी शॉर्ट सोलोनाइड होती है उसकी स्टडी की जाती है कि आप उसको एक एज अ बार मैग्नेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था कि हाउ सोलोनाइड कैन बी कंसीडर एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में बार मैग्नेट होता क्या है, कि बार मैग्नेट क्या होता है। तो देखिए, जैसे कोई भी मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ बार, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, बार मैग्नेट। सिंपल है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि बार मैग्नेट एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करता है, कि आखिर जो बार मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो पहले हम उस चीज़ को देखेंगे कि ठीक है, तो जस्ट एक मिनट, थोड़ा क्या, ठीक है। तो जैसे अगर बार मैग्नेट को कंसीडर करना है कि बार मैग्नेट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मान लीजिए मैंने एक सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट लिया है। देखिए, जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, आपको सबको पता है कि किसी भी मटेरियल में जो एटम्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो रैंडम होता है। कोई क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पर जो पर्टिकुलर मटेरियल जो एक्चुअल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि बेसिकली जो उसमें ओरिएंटेशन, जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उन सभी का एक ही डायरेक्शन है। मतलब अगर आप देखें इसको, तो मान लीजिए जो इसमें एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सबकी डायरेक्शन सेम है, सबकी एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है। तो क्या है कि मैं एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ P। जैसे अगर मैं P पॉइंट को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो दो सबसे पास में लूप हैं उनको देखते हैं। अगर आप देखो तो दोनों में डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर आप इस P पॉइंट को जस्ट ऑब्जर्व करो, ये आप एक्चुअल में लूप बहुत ही पास है, तो आप देखो इस लूप के वजह से, इस लूप की वजह से करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है क्योंकि ये ऐसे फ्लो हो रहा है, और इस लूप की वजह से करंट की डायरेक्शन इधर है। तो आपको दिख रहा है ये दोनों अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब जो नेट करंट है वो क्या है, ज़ीरो है। मतलब अगर बार मैग्नेट को देखा जाए तो बार मैग्नेट के जो अंदर की मटेरियल होती है उसमें जो नेट करंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लें, यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे इसको कैंसिल करने वाला ऊपर कुछ नहीं है। जैसे अगर आप कोई पॉइंट इनसाइड द बार मैग्नेट ले रहे हैं, तो वहाँ पे तो आसपास में बहुत सारे लूप्स हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उस पॉइंट को सरफेस पे लेते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली कोई भी इस लूप के करंट को कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा लूप ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि एक्चुअल में जो बार मैग्नेट होता है
उसमें एक सरफेस पे करंट फ्लो होती है, और अगर आप बार मैग्नेट में देखो तो ये करंट सब सरफेस पे फ्लो हो रही है, सबकी डायरेक्शन सेम है। तो जब सबकी डायरेक्शन सेम है तो आपको पता है कि ये करंट कैरिंग लूप क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जस्ट लाइक अ सोलोनॉइड। तो इसीलिए आप मानते हैं कि जो भी आपका बार मैग्नेट है उसके सरफेस पे करंट फ्लो होती है, और इस वजह से इट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे आपको एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि एक्चुअल में जो बार मैग्नेट है उसमें जो पोल स्ट्रेंथ है, तो जैसे अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है और मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 12 है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, देखिए मैं इसको बड़े से लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट की जो वैल्यू होती है वो m इंटू क्या होती है, 2L होती है। देखिए आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूला तो सेम ही है, क्यों बार बार बताया जा रहा हूँ मैं। तो उसकी वजह यह है कि बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है उसको कैपिटल M से ही डिनोट किया जाता है। तो जो भी, अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M है, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल को आपको ध्यान रखना है, इट बी कंसिडर एज अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड साउथ पोल इज कंसिडर टू बी अ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। तो इसलिए आप ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्या है, बार मैग्नेट है। दूसरी चीज़ है, जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो एकदम एंड पे लाई नहीं करते हैं, थोड़ा अंदर लाई करते हैं। तो इसीलिए ये जो लेंथ है, जो उनकी एक्चुअल में लेंथ होती है मैग्नेटिक एक्सिस की, वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस से उसकी लेंथ थोड़ी डिफर होती है। तो एक रिलेशन आता है कि जो मैग्नेटिक लेंथ है अपॉन जियोमेट्रिक लेंथ, उसकी वैल्यू 0.84 होती है। मतलब जो उसके बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक जो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है वो थोड़ा एंड पे लाई ना करके थोड़ा अंदर लाई करता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो इन दोनों के बीच की मतलब लेंथ होती है वो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है जो ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ी कम होती है। पर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लेंथ दिया होगा यू कैन कंसिडर दैट टू बी अ मैग्नेटिक लेंथ, और आप उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी स्टडी है वो आपका बार मैग्नेट की स्टडी है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके बोर्ड के सिलेबस में भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है और मान लीजिए ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा। तो टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका सिलेबस में मेंशन कर रखा है बोर्ड के। देखिए इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो आपने इलेक्ट्रिकल डाइपोल में लगाया था। जैसे आपको पता है साउथ को आप माइनस मैग्नेटिक चार्ज मान सकते हैं, नॉर्थ को आप प्लस, और मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2D है, ये इसका सेंटर है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। एंड सपोज़ आपको पता ही है कि ये एंगल सपोज थीटा है। याद रखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल में माइनस चार्ज से प्लस चार्ज होती है। अब देखिए जैसे इसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आपको पता है कि अगर आप एक प्लस मैग्नेटिक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू m/b होगी। और जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में कॉन्सेप्ट लगाया था एकदम जस्ट सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन जो फोर्स की होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज पे भी जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज पे जो फोर्स होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगी। अगर आपने इस एक्सिस के लॉन्ग इसको हिंज कर दिया है
तो आपको पता है ये इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वो इस डायरेक्शन में, तो ये जो मैग्नेट है वो इस तरह से रोटेट होने लग जाएगा। मुझे ये टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, अगर आप टॉर्क निकालें तो टॉर्क ड्यू टू ये टॉर्क ऑन नॉर्थ पोल क्या होगा, इसको मैं पॉइंट ले रहा हूँ A, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है, या इसको B नहीं ले सकता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये PQR ले रहा हूँ। तो आपको पता है टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो R क्रॉस F होता है। R इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे R कौन सा वेक्टर हो जाएगा, दैट इज QR क्रॉस MB। वैसे अगर मैं टॉर्क ऑन साउथ लूँ तो कौन सा हो जाएगा, दैट इज QP क्रॉस माइनस MB होगा। तो टोटल टॉर्क आपको दिख रहा है दोनों का ही सेम डायरेक्शन में। तो अगर मैं टोटल टॉर्क लूँगा तो टोटल टॉर्क ड्यू ऑन साउथ एंड नॉर्थ। अब आप एक काम करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर का अपोजिट हो जाएगा। बाकी MB कांस्टेंट है, तो जैसे आप देखिए QR क्रॉस MB प्लस QP क्रॉस माइनस MB। फिर आप देख रहे हो कि QR क्रॉस MB माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा PQ क्रॉस MB, QR प्लस PQ, और इसको मैं क्रॉस क्या लिख सकता हूँ, MB। अब आपको दिख रहा है कि पहले PQ देखते हैं, PQ प्लस QR को मैं क्या लिख सकता हूँ, PR। और PR जो वेक्टर है वो एक्चुअल में 2D वेक्टर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2D क्रॉस MB, M इंटू 2D क्या आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल पोल स्ट्रेंथ इंटू 2D, दैट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, M क्रॉस B होगा। तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला होगा कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को B मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर ये टॉर्क लगेगा। ठीक है, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, पर ये डेरिवेशन है सिलेबस में, तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई जाती है, वैसे इसका भी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। तो जैसे आप सोचिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये डाइपोल मूवमेंट को अगर मैं थीटा रोटेट करता हूँ, अगर मैं इस डाइपोल मूवमेंट को थीटा रोटेट करता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रोटेट द बार मैग्नेट, रोटेट द बार मैग्नेट बाय डी थीटा। तो जो वर्क डन बाय द टॉर्क होता है दैट इज टॉर्क डॉट डी थीटा। अगर आप वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, टॉर्क डॉट डी थीटा। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पे दोनों कैसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं अपोजिट टू द टॉर्क, अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो अपोजिट टू द टॉर्क, क्योंकि आपको पता, अगर आप दोनों तरीके से वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा। अगर इंटरनल निकालना है तो वो नेगेटिव होगा। तो अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो आपको पता है आपको इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाना होगा, टॉर्क एक्सटर्नल। तो वर्क डन बाय द टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, जैसे आपको दिख रहा है टॉर्क और डी थीटा के बीच में एंगल सेम है, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क अभी हमने डिराइव किया था, दैट इज MB साइन थीटा इंटू डी थीटा। जो भी वर्क डन करेंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो DU इक्वल्स टू क्या होगा, DW एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल टॉर्क है ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया MB साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सपोज थीटा 1 पे U थीटा 1 है, थीटा 2 पे U थीटा 2 है,
तो ये आएगा u थीटा 2 माइनस u थीटा 1। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन करना है। अगर थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री है तो u थीटा 1 ज़ीरो होगा, और थीटा की जगह पे अब आप थीटा 2 की जगह पे थीटा रख दीजिए और u थीटा निकाल लीजिए। ये फॉर्मूला याद रखना है। एक्चुअल में आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस क्वांटिटी होती है, तो हम ये मान रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो u थीटा की वैल्यू माइनस एम बी कॉस थीटा आएगी, और आप इसको लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी। यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट होता है कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। इसमें भी दो पोजीशंस होती हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है, एक अनस्टेबल। अगर यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसको रख कर दे रहा हूँ, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो दैट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में स्टेबल से क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेबल पे एनर्जी निकालिए, अनस्टेबल पे निकालिए, और वर्क डन आपको पता है दैट इज़ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उससे आपका आ जाएगा। तो आप किसी भी एंगल से किसी भी एंगल पे रोटेट करेंगे, वर्क डन पूछेगा, आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में कॉन्सेप्ट था आप वैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। जस्ट सेम है जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल था। जैसे आप सोचो कि इसमें भी दो हैं, एक तो एक्सियल पॉइंट है, तो ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो पहला है एक्सियल पे और दूसरा है इक्वेटोरियल पे। तो जैसे आप सोचो कि आपके पास कोई बार मैग्नेट है, कॉन्सेप्ट सेम वही यूज़ करना है। मान लीजिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस 2d है, और आपको यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। देखिए, साउथ पोल को आप -m मानोगे, नॉर्थ पोल को आप +m मानोगे, और आपको यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते थे, एक -m की वजह से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है अंदर की तरफ होगी, दैट इज़ B -m। नॉर्थ के लिए बाहर की तरफ होगी B +m। एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ μ0/4π m/r²। अब आपको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस d है, ये वाली भी डिस्टेंस d है, तो अगर b + m निकाल रहे हैं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके जैसे ये d है आपका, r ये वाली डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r - d। तो ये r - d का क्या होगा, होल स्क्वायर। जस्ट सेम फॉर्मूला जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है। b - m क्या हो जाएगी, μ0/4π m/r + d। अब आपको अगर दिमाग में ये ऐसा आ रहा होगा कि मैंने माइनस क्यों नहीं लिया है, तो आपको पता है कि मैंने वो माइनस साइन डायरेक्शन में ले लिया है, तो मैग्नीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, इसीलिए मैंने +m किया है। अगर B पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो आपको पता है कि दैट विल बी B + m - B - m। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो इसमें कॉमन m आ रहा है, ये r - d का होल स्क्वायर माइनस r + d का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, μ0/4π m r² + d² + 2rd माइनस r² -d² + 2rd अपॉन r² - d² का होल स्क्वायर। ये जैसे कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा 4rd
तो m इंटू 2d इंटू 2r, ऐसे लिख दे रहा हूँ इसे, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। m इंटू 2d को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 m 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप अप्रॉक्सीमेशन करेंगे कि r इज़ मच ग्रेटर देन d, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन आर क्यू आएगी। आपको ध्यान होगा ये फॉर्मूला जस्ट वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रिकल डाइपोल में पढ़ा था, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन आर क्यूब, वहाँ पे 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब होगा। कॉन्सेप्ट सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने वहाँ पे किया था, बस आपको ध्यान रखना ये सारा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो मैंने आपको पहले अभी स्टार्टिंग में जब ये वीडियो स्टार्ट हुई तब मैंने जो चीज़ पढ़ाई थी वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप ये आराम से चैप्टर बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका लास्ट है ये टॉपिक कि एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा। तो जैसे आपको दिख रहा है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आप इसको साउथ, ये नॉर्थ, तो ये आपको पता है -m चार्ज है, ये +m है। ये 2d डिस्टेंस लिया है, ये p पॉइंट है r डिस्टेंस पे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो देखिए +m के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी B+m, माइनस के वजह से आपको पता है टूवर्ड्स द चार्ज होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये d है, ये r है, तो ये परपेंडिकुलर r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वैसे ये भी वही हो जाएगी। आपको बहुत ही आसान है, ये आप थीटा ले लो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी, वैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी, ये थीटा है तो ये थीटा और ये भी थीटा, सब बराबर होंगे। तो आपको दिख रहा है कि B+m के इधर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो B+m cos थीटा और वैसे ही B-m cos थीटा, इधर होंगे B+m sin थीटा और इधर होंगे B-m sin थीटा। ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि B+m और B-m का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी P पॉइंट पे वो 2B+m cos थीटा होगी। बस अब आपको फॉर्मूला रख देना है, B+m की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन दिसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका d एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 2m इंटू डी, कैपिटल M हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अगर r मच ग्रेटर देन d है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन आर क्यूब होगी। तो जैसा आपको याद होगा कि इक्वेटोरियल में भी इसी तरीके से होती है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायोमैग्नेट में भी लगभग फॉर्मूला वही आता है। आपको बस याद रखना है कि डायरेक्शन का, जैसा आपने इलेक्ट्रिकल डाइपोल में डायरेक्शन याद की होगी कि एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होती है, मतलब इस डायरेक्शन में होगी। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही है। इक्वेटोरियल में आपको दिख रहा रिजल्टेंट उल्टा है, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस चैप्टर में आप ये वाला पार्ट जो मैंने आज आपको भी पढ़ाया है, और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और क्यूरी डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो मैग्नेटिज्म और मैटर वाला चैप्टर में इतना ही सिलेबस है इस साल, तो आप पढ़ लेंगे तो आपका अगर बाई चांस अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व करने में हो रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू।